देश में बदलते परिवेश को देखते हुए समाज की जो स्थिति आज बनी हुई है उस पर एक विशेष परिचर्चा आज हमने रखी है। मैं MP सिंह राणा आपको इस परिचर्चा का पूरा जो संबोधन है वो सुनवाऊंगा। हमारे खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय छोकड़ जी, जो कि NREC महाविद्यालय से रहे हैं और शिक्षाविद हैं वो। साथ में हैं शारदा सिंह जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष BC सखी प्रभारी बुलंदशहर की हैं और जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सनातन को जो आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में से प्रेमदेव शास्त्री जी, जो कि बलदेव आश्रम आर्य समाज खुर्जा से हैं, वो हमारे साथ में हैं। मैं अलग अलग विषय पे इन सभी से बात करूंगा, ये अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, आप हमें ये बताइए कि जो आज का बदलता परिवेश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जिसको देख करके समझ करके समाज को बदला जा सके या अच्छे मुकाम पर पहुंचाया जा सके। भारतवर्ष वैसे तो सदियों से सनातन धर्म का अनुयायी रहा है, जिसमें न्याय, धर्म, शिक्षा, सत्य सभी का अवलोकन होता रहा है। आज का जो परिवेश है उसमें और हमारी पुरातन संस्कृति में थोड़ा फर्क आया है, और फर्क भी सनातन के अनुयायियों के कारण नहीं, बल्कि उन आक्रांताओं, उन विदेशियों के कारण आया है जिन्होंने यहाँ आकर के समय समय पर आक्रमण किए हैं और हमारी संस्कृति को विलुप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उसको क्षति पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि सनातन संस्कृति सदैव जीवित रहने वाली है, सदैव अमर है, अजर है, इसलिए अथक प्रयास के बाद भी कोई आक्रांता, कोई आतताई इसको समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन आज के परिवेश में जैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ हम लोगों के समक्ष खड़ी हैं, जैसे आज महिलाओं के साथ अधिकांश बदतमीजी सुनने को आती है, उस पर सरकार भी बहुत सख्त है। हमारे संत, ऋषि मुनि, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर हमारी कन्याओं की, हमारी महिलाओं की सुरक्षा में खड़े हैं। वैसे तो हमारा देश, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी विदुषी जैसे गार्गी, अपाला, बहुत सारी वीरांगना जैसे दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, हमारी बहुत सारी ऐसी रानियां जैसे पद्मावती के नाम हमारे इतिहास में अजर अमर हैं। सदैव से ही हमने महिलाओं का सम्मान किया है, सदैव से ही महिलाओं को खुली हवा में सांस लेकर उनको शिक्षा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। लेकिन आज के परिवेश में जैसा आप देखते हैं, लड़कियों का कॉलेज जाना, महिलाओं का बाजार जाना, महिलाओं का सड़क पर निकलना फब्तियों से बचता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे जो आज वर्तमान सरकार है उसमें योगी जैसे सत्पुरुष पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं और उन बलात्कारियों के साथ, उन ओहदों के साथ, उन बदतमीज लड़कों के साथ सख्ती से पुलिस को आदेश देकर कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं। परिवर्तन तो हमेशा ही इस प्रकृति का नियम है। जो सामाजिक रूप से भी परिवर्तन हुआ है, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हुआ है, सांप्रदायिक रूप से भी परिवर्तन होते रहे हैं और धार्मिक रूप से भी परिवर्तन हुए हैं।
लेकिन वर्तमान युग परिवर्तन का है। जैसे हमारा जब से देश आज़ाद हुआ है, बहुत सारी सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस रही। सत्ता परिवर्तन तो होते रहे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुए। सन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से परिवर्तन की बयार पूरी तरह से देश के अंदर चली है। आज युवाओं के लिए सुरक्षित माहौल पैदा किया जा रहा है। महिलाओं को स्वच्छंद रूप से शिक्षा ग्रहण करने का, सामाजिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने का, सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम चल रही है। तो ये एक परिवर्तन है। परिवर्तन के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो सपोर्ट आज हमारे साधु संतों के द्वारा, आज हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं को, युवाओं को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो रोजगार के संबंध में हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में हो, चाहे सामाजिक न्याय के संबंध में हो, या गरीबी उन्मूलन के संबंध में हो। ये सब परिवर्तन है, और परिवर्तन के लिए ही सरकार से अपेक्षा की जाती है। जब जब सरकार परिवर्तन होता है, तब नई सरकार से हर बार जनता परिवर्तन की उम्मीद करती है। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, संत समाज की बहुत बड़ी भूमिका बन रही है। तो अभी एक संत हैं अनिरुद्धाचार्य, वो भागवत कथा वगैरह कहते हैं, उन्होंने एक महिलाओं को लेके टिप्पणी की थी, तो क्या वह सही थी? टिप्पणी जो उन्होंने की है अनिरुद्धाचार्य जी ने, वो उसको पूरी तरह से खुलासा करके दिखाया नहीं गया, उसको आधा अधूरी प्रदर्शित किया गया है। उनका मकसद ऐसा नहीं था जैसा मीडिया के द्वारा प्रदर्शन में आया है। बोला तो था उन्होंने वैसे, लेकिन ऐसा कि महिलाओं का जो व्यवहार है, अगर एक सामान्य भाषा में बोलें तो वो महिलाओं का व्यवहार पुरुषों के प्रति थोड़ा अलग है। और आजकल एक दूसरे भी संत थे, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने भी कहा कि 95% लड़कियां अशुद्ध हैं। तो क्या यह सही बयान है? अशुद्ध से मतलब उनका ये नहीं था कि कहीं वो उनका आचरण गिर गया है। अशुद्ध से मतलब ये है कि यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ को जाएं, तो प्राचीन संस्कृति में हमारा लिबास, हमारा हाव भाव, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारी संस्कृति बहुत सारी बड़ी मर्यादित थी। अब आज क्योंकि माहौल चेंज हुआ है, आज लड़कियां बहुत पढ़ने लिखने में आगे आई हैं, तो एक तो जो पर्दा प्रथा है, जो फर्राटेदार उनका स्पीकिंग है, उसमें चेंज आया है। और जो हमारा संत समाज है, वो उसी संस्कृति को, जो गार्गी की संस्कृति थी, जो अपाला की संस्कृति थी, जो हमारी वीरांगनाओं की संस्कृति थी, जो हमारी महारानियों और रानियों की संस्कृति थी, पर्दा प्रथा थी, वो आज भी उसी संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से उन्होंने कहीं कोई कटाक्ष किया है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि 95% हमारी महिलाएं या हमारी लड़कियां दूषित हो गई हैं। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है। इसका अर्थ केवल ये है कि संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि जो पुरातन संस्कृति थी हमारी, जो पुरातन हमारा हाव व्यवहार था महिलाओं का, उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 95% माहौल चेंज हो गया है। वो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, कहने में थोड़ा किसी तरह से स्पष्ट नहीं कह पाए हैं, या सामने वाला उस बात को कैसे ले रहा है उसमें भी या, निर्भर करता है। या जिन्होंने सुना उन्होंने किस तरह से उसे ट्विस्ट कर दिया बात को, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी कोई साधु संत इस तरह की बात, अनर्गल बात नहीं कह सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है शारदा सिंह जी से,
जो कि खुद एक प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं, बीसी सखी का जो कार्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि महिलाओं को वो इस सरकार में या इस समय पर किस पायदान पर पाती हैं। पहले तो मेरा नमस्कार। मैं शारदा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसे कि हम लोगों को आजीविका स्वयं सहायता समूह से हम लोग श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें जोड़ा था। ये जो स्वयं सहायता समूह है, उसी में से हम सारी महिलाओं को 58,000 महिलाएं चयनित की गई हैं। उन 58,000 महिलाओं में से हम लोगों को फंड भी दिया गया है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये, उसमें 4% ऋण वापसी भी दी गई है। फिर उसके बाद में हम लोगों को डिवाई भी उसी में से 25,000 रुपये का दिया गया है। अब मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से हमें श्रीमान महोदय जी ने जोड़ा है, उसी तरीके से हमारे कार्य आगे और सफल बना दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये लॉकडाउन की उसी टाइम पर निकाली गई थी कि विकलांग लोग हैं, विधवा हैं, महिलाएं जा नहीं सकती हैं, असमर्थ हैं, तो उन लोगों के हम घर घर जा के पैसे निकालते थे। चाहे 24 घंटे हो, किसी भी समय, हर समय सेवा उपलब्ध रहती है। तो महिलाओं की जो स्थिति है इस सरकार में सुदृढ़ हो रही है। हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा। जब से ये समूह चला है, बहुत ही गरीबी थी पहले। समूह के द्वारा से बेरोजगार को, महिलाओं को रोजगार मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी गरीबी दूर हुई। जैसे कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे स्कूल में, इसी समूह के द्वारा से हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भी लगी हूँ। अच्छे से घर का रहन सहन, कारोबार, अपने खुद के पैरों पर भी खड़ी हो गई हूँ। यानी सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी या जो अपना कार्य उनको सौंपा, उसके सहारे उनको एक कार्य करने का मौका मिला है। जी चलिए, तो मैं अभी फिर दोबारा आऊँगा कुछ कठिन प्रश्न लेके। अभी मैं मेरे बराबर में बैठे हैं प्रेमदेव शास्त्री जी, जो समाज को एक परिवर्तन के आईने के रूप में आर्य समाज की तरफ से दे रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से अब समाज में कितना परिवर्तन हुआ और क्या अभी होना चाहिए। नमस्ते सबके लिए। मैं आचार्य प्रेमदेव शास्त्री। मैं कहना चाहता हूँ, हमारी वैदिक संस्कृति बहुत महान है। यह ऋषि और मुनियों का देश है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि और महर्षि भारत भूमि में हुए, उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक उपदेश किए हैं, अनेक प्रवचन किए हैं, अनेक शास्त्र लिखे हैं। आज का जो समय दौर चल रहा है वो प्राचीन संस्कृति से थोड़ा विमुख हो गया है। लोग समझ नहीं पाए ऋषियों को। हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का आगमन हो गया है, जो प्राचीन संस्कृति से थोड़ी भौनी लगती है। ऐसा लगता है कि हम कहने को तो कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, बड़ी प्रगति हो रही है हमारी, लेकिन प्रगति के साथ साथ हमारी नैतिक शिक्षा का पतन हो रहा है। ऋषि कहते हैं कि 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विद्याध्ययन करें। यह कन्याओं के लिए भी अनिवार्य है और लड़कों के लिए भी अनिवार्य है। वह शिक्षा का उद्देश्य है कि हम उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें, आर्थिक उन्नति करें, सामाजिक उन्नति करें। परंतु सह शिक्षा के कारण से हमारा समाज थोड़ा भटक रहा है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो संकेत किया है वो इसीलिए किया है, हमारी ऋषियों की संस्कृति महान बनी रहे, हमारी बहनों का गौरव बना रहे। उन्होंने कोई द्वेष भावना से बात नहीं कही। उन्होंने ये कही है कि हम प्रगति की ओर को बढ़ें, परंतु हम अपनी संस्कृति को न भूलें। हमारा उद्देश्य है राम और कृष्ण की संस्कृति बनी रहे। हम आदर्श माताओं को उदाहरण भी देते हैं। सीता, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, सावित्री जैसी नारियों का आदर्श हमारे जीवन में आए। और वेद का मंत्र भी इसे और संकेत कर रहा है, मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट उतानम मे संजया मम श्लोक उत्तमा। मेरी पुत्री संजया बने, जया नहीं संजया बने, वह आदर्श चरित्र वाली हो गई, उसका चाल चलन ठीक हो। मेरा पुत्र शिष्टाचार में आगे बढ़े, नैतिक शिक्षा में आगे बढ़े, राम और कृष्ण की संस्कृति को अपनाए। हम ये आशा करते हैं हम तरक्की तो करें, भौतिक तरक्की करें, आध्यात्मिक तरक्की करें, परंतु हम अपने परिवेश पे ध्यान रखें, हम आचरण पे ध्यान रखें, तब तो हमारी तरक्की मानी जाएगी।
अन्यथा तो हम भौतिकवादी बन जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन हो गया है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बेटा हमारी बेटी अश्लील हो जाएं, अभद्र संस्कृति को पकड़ें। अभी तो ये चाहते हैं, सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे का नाम रोशन हो, पढ़ लिख करके आगे बने, शिष्टाचार में आगे बने, जिससे कि गांव का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, राष्ट्र का नाम रोशन करे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान और हमारी नवयुवती माताएं और बहनें इस ओर भी ध्यान रखें, जिससे कि हमारे देश का गौरव बना रहे और हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते रहें। जैसे कि अभी शास्त्री जी ने कहा नैतिक शिक्षा, तो गुरुजी एक जब हम पढ़े थे तो विद्यालय में एक नैतिक शिक्षा नाम से ही पुस्तक चलती थी जी, परंतु अब वो दिखाई नहीं देती जी। है। तो क्या सरकार को इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारे ऐसा है। जी, पहली सरकारों ने, आपने भी सुना होगा, मैंने तो उस ओर बड़ा संघर्ष किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश के अंदर और अर्जुन सिंह उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जी माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो कक्षा 11 के इतिहास की पुस्तकों में उन्होंने बहुत परिवर्तन करा दिया था। एनसीईआरटी की जो पुस्तक थी कक्षा 11 की इतिहास की, उसमें जो एंशिएंट इंडिया के नाम से पुस्तक थी, उसमें लिखवा दिया गया था राम और कृष्ण काल्पनिक पुरुष हैं। इस नाम के कोई पुरुष इस भारत में पैदा नहीं हुए। अशोक सम्राट अपने 99 भाइयों का हत्यारा था और उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब शासन किया। जो मेडिवल इंडिया नाम से पुस्तक थी, उसमें लिखवा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की कृपा पर अजय मेरू में शासन किया। अकबर की युद्ध में आने की बात सुनकर महाराणा प्रताप डरकर भागा। शिवाजी एक लुटेरा था, हिंदुओं का धन लूटकर शासन करता था। तो जब हमारी सरकार इतनी विकृत हो गई, उसकी मानसिकता विकृत हो गई, तो इतिहास में नैतिकता की बात या समाज को या विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की परंपरा तो उन्होंने विलुप्त कर दी। ये तो भला हो उस ईश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का, कि उसने योगी जैसे संत, मोदी जैसे संत इस देश को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में दे दिए, जिन्होंने पुनः संस्कृति के ऊपर जोर दिया। लेकिन लगभग 11 साल का शासन तो केंद्र सरकार में हो गया जी, परंतु नैतिक शिक्षा वाली पुस्तक आज तक वापस नहीं आई है। अभी काफ़ी परिवर्तन उन्होंने कराया है। वैसे ये जो प्रकरण लिखवा दिए गए थे, इस पर मैंने बड़ा आंदोलन एक किया था देश के अंदर, और इन प्रकरणों को उन पुस्तकों से निकलवा दिया था। यद्यपि कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ बहुत कठिन कार्रवाई की थी, लेकिन मैंने सब सहन करते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था इस देश के अंदर, और उन पुस्तकों में से ये सारे लेख हटवा दिए गए थे। इसी तरह से अब जैसे हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको ये जो मार्क्सवादी हैं, ये जो कांग्रेसवादी हैं, इन्होंने उनको आक्रांता घोषित कर दिया था। उनको ये देश के शहीद नहीं मानते थे, उनको आक्रांता मानते थे। लेकिन इस सरकार के आते ही उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सारे राष्ट्रवादियों को पुनः उनको सम्मान देना शुरू किया है धीरे धीरे। अभी देखिए, अभी एक प्रांत में भाजपा की सरकार है और उन्होंने अभी ये श्रीमद् भागवत, ये क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये सब मानसिकता है ना भाजपा की और इस वर्तमान सरकारों की। तो ये सरकारें धीरे धीरे नैतिकता का पाठ भी पढ़ाएंगी और अपने ग्रंथों का अध्ययन भी अवश्य ही प्रारंभ करेंगी शिक्षा में। ठीक है, तो अभी मैं शारदा सिंह जी से अभी
कुछ पूछूंगा, क्योंकि वो महिला हैं और महिलाओं के विषय में ज़्यादा जानती हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में महिलाएं, पुरुषों के साथ में भी आपने कई घटनाएं भी सुनी होंगी कि किसी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी। बहुत अच्छा नौकरी करने वाला लड़का एक गंवार लड़के की वजह से मारा जाता है। तो ऐसी सोच लड़कियों में कैसे आ रही है? क्या ऐसी स्थिति बनती है जिसकी वजह से वो ये काम करने को मजबूर होती है? जी। जैसे कि आपने अभी हमसे पूछा है कि महिलाएं जो पति की हत्या करवा रही की क्या वजह है। सबसे पहले वजह तो हम गार्जियन जो होते हैं ना, ये होता। अगर हमारे घर पर कोई अजनबी व्यक्ति आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, क्या बात है, हमारा बेटा प्रदेश गया है, बेटा हमारा यहाँ पर है नहीं, और फिर भी हमारे घर पर हमारी बहू से मिलने आ रहा है, तो सबसे बड़ी कमी किसकी है? हम गार्जियनों की। हमारे सास ससुर की कमी है, हमारे माँ बाप की कमी है, जो पहले बैठते हैं उठते हैं फिर घर पर बैठालते हैं। फिर ऐसे ही ऐसे ही महिलाओं में प्रेम हो जाता है, प्रेम के बाद में हस्बैंड को मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो माँ बाप अपने बच्चों के संस्कार अच्छे दिए जाए। अच्छा, जैसे शास्त्री जी अभी शारदा सिंह जी ने बताया कि घर वालों की भी जिम्मेदारी है, तो ये मुद्दा मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस मुद्दे पर बताएं कि जो स्थिति आज बनी हुई है, खासकर रोज़ तीसरे दिन एक समाचार देखने को मिलता है कि किसी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी, कोई महिला अपने पिता की हत्या करा रही है, कोई लड़की जहर मिला के पूरे परिवार को ही शांत कर रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? इसका मूल कारण है अविद्या। अविद्या के कारण से लोग बहक रहे हैं। मानव जीवन के 3 मुख्य गुरु हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः। सबसे पहला दायित्व बनता है माता का। माता के सानिध्य में बच्चा 5 वर्ष तक रहता है और 5 वर्ष के बाद फिर पिता के सानिध्य में रहता है। इन दोनों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को ठीक ठीक प्रकार की शिक्षा दे। और फिर नंबर आता है तीसरे में, गुरु का नंबर आता है। विद्यालय में जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं उनका नंबर आता है। तो किस प्रकार की शिक्षा में, किस प्रकार के परिवेश में अपने बच्चों को, अपनी शिष्यों को, शिष्याओं को किस प्रकार से शिक्षण दे रहे हैं। यदि हम ऐसा विचार करें, अपनी बेटियों को और बेटों को शुरू से ही हम ठीक प्रकार की शिक्षा संस्कार दें तो उनके मस्तिष्क में इस तरह की भावना नहीं आएंगी। अपने पतियों का सम्मान करेंगे। क्यों हम अपनी वैदिक संस्कृति को भूल गए? प्राचीन आदर्श नारियों का गौरव गाथा क्यों नहीं बता रहे हैं? हम नए नए नित्य मॉडल लड़कियों के चरित्रों को, चित्रों को तो देख रहे हैं, नए नए परिवेशों को देख रहे हैं, तो वैसे ही शिक्षा रहती है, वैसा ही परिवेश रहता है, वैसे ही खान पान रहता है, वैसी संगति रहती है, उसका प्रभाव है। दूसरा हमारी मुख्य रूप से जो कारण है वो है सेक्स शिक्षा। ऋषियों ने मना किया है। यदि हम अपने बच्चे और बच्चियों को, बेटा और बेटियों को शिक्षित करना चाहें तो हम सेक्स शिक्षा को दूर रखें, साथ में मिलकर के रहना। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रति समोल्लास में सत्या प्रकाश में कि कन्याओं की पाठशाला में लड़के नहीं जाने चाहिए, 5 वर्ष की कन्या के पाठशाला में लड़के नहीं जाने चाहिए, और 5 वर्ष के लड़कों की पाठशाला में 5 वर्ष के लड़के नहीं जाने चाहिए। इनकी पाठशालाएं कम से कम 4 कोस की दूरी पर हों, और इनकी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले लड़कों की पाठशाला में कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक सब पुरुष वर्ग होने चाहिए, और लड़कियों की पाठशाला में कर्मचारी से लेकर अध्यापक वर्ग तक सब महिलाएं होनी चाहिए। इस तरह से जब हम वैदिक संस्कृति को लेकर चलेंगे, पढ़ाएं चाहे हम बिल्कुल आधुनिक। अभी मैं गुरुकुल से आया हूँ, मुजफ्फरनगर में एक गुरुकुल है, वहाँ मैंने बच्चों को देखा तो छोटी छोटी आयु के बच्चे इस तरह की वैदिक संस्कृति में ढल रहे हैं। और वो जब वैदिक संस्कृति में ढल जाएंगे तो उनसे हम देश के एक सच्चे सपूत बन करके निकलेंगे। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो उसी क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। कन्या गुरुकुल छोटीपुरा में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, बेटियाँ पढ़ती हैं, वहाँ उनके आदर्श चरित्रों को देखिए उनकी एक तो शालीनता की वेशभूषा है, उनके हाव भाव भी सरल हैं, उनके विचार भी सरल हैं, उनको वैदिक संस्कृति और आधुनिक संस्कृति का भान है। वो हमारे इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इसका अभाव हो रहा है, जिसके कारण से मॉडर्न संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, फैशन संस्कृति के कारण से। और यही संकेत पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी ने भी कहा था, अनुदाचार्य ने भी कहा, उसी और संकेत है उनका, और कोई उनका द्वेष, राग द्वेष नहीं है। अभी जैसे आप और इसी संस्कृति के कारण से, इसी में ढलने के कारण से उन्होंने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा।
पति का क्या दायित्व होता है, पति का क्या स्थान होता है, उसको नहीं समझा, और थोड़े से बहकावे में आकर के किसी ने प्रेम का प्रदर्शन किया, उसके बहकावे में आकर के, उसकी बात में आकर, क्योंकि बेजमेंट उनका खाली है, उनकी मानसिकता अधूरी है, इसके कारण से उनके बहकावे में आज पतियों की हत्या कर रही है, कोई पहाड़ी से गिरा रही है, कोई काट काट के ड्रम में डाल रही है। इसका मूल कारण है वैदिक संस्कृति से दूर होना। इसमें थोड़ा एक प्रश्न नया आता है, ये आपने कहा सह शिक्षा जी। यदि सह शिक्षा पे ही जोर देंगे तो आमतौर पर जो परिवारों में बच्चे रह रहे हैं, जिनके संयुक्त परिवार हैं, ये तो प्रश्न वहाँ भी लगेगा। जब एक ही परिवार में लड़के लड़कियां भी रह रहे हैं तो जो स्थिति विद्यालय में बनती है, क्या वो घर पे नहीं बन सकती? देखिए, बहुत बारीकी से सोचा जाए तो ऋषियों ने जो सिद्धांत दिया वो गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि एकांत में जवान भाई और जवान बहन न रहे, एकांत में पिता के सामने पुत्री एकांत में न रहे, बेटी एकांत में न रहे। ये बहुत ही सोची समझी ऋषियों की परंपरा है, लेकिन जिसका ऋषियों ने- दुष्प्रभाव होता है जी जी, इसका दुष्प्रभाव और मानसिक विकृति कब आ जाए, कैसे आ जाए, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमें अपनी वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता को, नैतिक शिक्षा को, आदर्श चरित्र को बचाने के लिए हमें परिवेश, खान पान, वेशभूषा और ऋषियों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। इससे अन्यत्र जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक जो मेरे हिसाब से है और आपके हिसाब से थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा असहमत हूँ। क्यों? क्योंकि एक हमारे वैदिक संस्कृति में ही होता है कि हम इंद्रिय नियंत्रण, जी क्योंकि जो हम शिक्षा लेते हैं किसी भी प्रकार की शिक्षा वैदिक संस्कृति के अनुरूप, जी। उसमें महत्वपूर्ण होता है हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जी अगर हम साथ भी हैं, किसी के सामने भी बैठे हैं, यदि हम नियंत्रण में हैं तो हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जो सामने वाले को हम प्रलोभन या लाभ को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि करें। देखिए, इसमें ऐसा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जी जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और बिना अभ्यास के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी जरूर। हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक लगाना जानते नहीं, कब एक्सीलेटर देना उसके विषय में जानकारी नहीं है, कब हैंडल मोड़ना है उसके बारे में जानकारी नहीं, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारी इंद्रियां ठीक उसी तरह से काम करती हैं। समझ, आत्मानां रत्नं विद्धि शरीरम रथमेव को बुद्धिम तुषारथम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विशांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भोक्तृत्वार्मणिषणा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि कोई श्रेष्ठ संस्कारवान बनना चाहे तो ये समझ ले अच्छी प्रकार से कि शरीर रूपी रत्न आत्मा रथीर कर रहा है, यात्रा कर रहा है, उसकी बुद्धि सारथी है। बुद्धि को ठीक प्रकार से चलाएं। बुद्धि को ठीक प्रकार से चलाने के लिए वैदिक संस्कृति, वैदिक ऋषियों के ग्रंथों को अवश्य पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं विशेष रूप से ये बात कहता हूँ, हम ऋषियों का अनुसरण करेंगे तो कहीं चोट नहीं खाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति ऋषियों पर आधारित है। हमारे देश में ऋषियों की परंपरा है और ऋषियों के पास जो ज्ञान आया है वो परमपिता परमात्मा से ज्ञान आया है। हम परमात्मा की नकल करें, संसार के लोगों की नकल करेंगे तो गोता जरूर खाएंगे, जरूर चोट खाएंगे। तो मेरा बारंबार कहना ये है कि जिस प्रकार से हम, जो हमारा जो आत्मा है इस शरीर में यात्रा कर रहा है, उसकी जो सारथी है वो बुद्धि है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यदि हम आत्मा जो रथी कर रहा है वो आदेश करे बुद्धि को और बुद्धि आदेश करे मन को खींच कर रखेंगे तो सारी इंद्रियां नियंत्रण रहेंगी। इसके लिए अभ्यास करना होगा तो हम भटकेंगे नहीं, न कुमार भटकेंगे न कुमारियां भटकेंगे। उस संस्कृति को हम जानते नहीं, उस संस्कृति को पढ़ाते नहीं, स्कूल कॉलेजों में सिलेबसों को लगाते नहीं। यदि हम स्कूल कॉलेजों में सिलेबसों को लगाएंगे तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा न पुत्री भटकेगी न पुत्र भटकेगा और हमारी वैदिक संस्कृति ऊँची उठती चली जाएगी। शिक्षा कोई भी लीजिए, लेकिन हमें अपनी वैदिक संस्कृति को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। कार्यक्रम के अंत में गुरुजी से एक प्रश्न करना चाहूँगी। अभी शास्त्री जी ने कहा सह शिक्षा, तो आप इससे कितने सहमत हैं और चाल चलन कैसा होना चाहिए बच्चों का, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, प्राचीन समय से ही हम सुनते चले आ रहे हैं, अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर 3 बातों का प्रभाव होता है, तुखम, तासीर और सोबत। तुखम से अर्थ होता है कि हम किस कुल में जन्मे हैं, हमारा ब्लड कैसा है, हमारे संस्कार कैसे आए हैं हम में अपने पेरेंट्स से। तासीर, हम भोजन कैसा करते हैं। यदि हम शुद्ध भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी सात्विक और शुद्ध होंगे, सत्य का हम आचरण करेंगे। और सोबत कैसी है हमारी, यानी हमारी संगति कैसी है।
हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इन 3 बातों का प्रभाव किसी व्यक्ति के चरित्र पर होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। वैसे तो मैंने एक ग्रेजुएशन में एक पोइम पढ़ी थी, उसमें लिखा था, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक द पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। किसी भी देश को उस देश के चरित्रवान नागरिक ही महान बना सकते हैं। हमारी जो सरकार है आज उसी दिशा में सभी को प्रेरित करने के लिए प्रयासरत हैं। चरित्रवान नागरिक पैदा करने के लिए संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं सरकारें। जो लोग आक्रांता हैं, जो खराब हैं, चोर हैं, डकैत हैं, कतली हैं, लुटेरे हैं या जनता के साथ अत्याचार करने वाले हैं, उनको देख रहे हैं योगी जी कैसे पनिशमेंट दे रहे हैं, योगी की पुलिस किस तरह से पनिशमेंट कर रही है। तो अब शास्त्री जी की बात से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम लोगों को अपनी संस्कृति को ही प्रबल करना है। यदि संस्कृति प्रबल हो जाएगी तो हमारे युवा युवतियां सभी अच्छे नागरिक बन जाएंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में आए तीनों महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूं। TRJ न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया और ये अवसर प्रदान किया कि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अपनी ओर से एक संदेश दे सकें। धन्यवाद।